हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म एजुकेटेड सेपियंस। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, आज जो लेक्चर हम लेने जा रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित जो समाचार न्यूज़ अभी रिसेंटली न्यूज़ में थे, जो हमारे अखबारों में आए पिछले हफ्ते, इनके बारे में हम बात करेंगे। मैं हूं डी प्रकाश और आपका स्वागत है एजुकेटेड प्लेटफॉर्म्स पे, एजुकेटेड सेपियंस के प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमारी वेबसाइट भी है educatedsapiens.in। If you want the PDF, you can always go ahead and check out this website. Apart from that, you can also reach us on the Telegram group and on Instagram. Please make sure, my dear friends, that you like, share and subscribe this group. Please ये ध्यान रखिए, इस चैनल को आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जितना जितना हो सके उतना ज़्यादा करना है, सो दैट आप इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली आज जो न्यूज़ है दैट इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट और पिछले वीक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही है, ग्रुप ऑफ फोर, G4। दोस्तों इससे रिलेटेड एक और टर्म है कॉफी क्लब। कौन सा? कॉफी क्लब। तो प्लीज लेट मी नो कि कॉफी क्लब से आप क्या समझते हैं, है ना? अभी नहीं, ये लेक्चर खत्म हो जाए तो उसे सर्च करना और डिस्क्रिप्शन बॉक्स या टेलीग्राम ग्रुप में जरूर बताना। ठीक है, या लेक्चर के बीच में भी आप अगर सर्च करना चाहते हो, इस न्यूज के जस्ट बाद आप सर्च कर सकते हो कॉफी क्लब क्या है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ये समझिए G4 कंट्रीज में आते कौन कौन है। पहला है जर्मनी, ब्राजील, जापान एंड इंडिया। ध्यान रखना, जर्मनी, ब्राजील, जापान एंड इंडिया, G4 कंट्रीज स्ट्रगलिंग फॉर परमानेंट सीट इन यूएनएससी, है ना? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमें परमानेंट सीट चाहिए, इसके लिए हम रेगुलरली स्ट्रगल कर रहे हैं। इसमें हमारे अकेले नहीं है, दुनिया में 4-5 और ऐसे देश हैं जो मानते हैं कि एटलीस्ट कोई एक देश और आना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना, जो आज की डेट में हमारा सिक्योरिटी काउंसिल है उसका स्ट्रक्चर चेंज होना चाहिए। अभी वहां पे 5 परमानेंट मेंबर है, ध्यान रखिए 5 परमानेंट मेंबर है विथ वीटो पावर। प्लीज ये ध्यान रखिए, 5 परमानेंट मेंबर्स हैं विथ वीटो, है ना? विथ वीटो, इनके पास वीटो पावर भी है। 10 नॉन परमानेंट मेंबर चुने जाते हैं, नॉन परमानेंट मेंबर चुने जाते हैं और इनका 2 साल का कार्यकाल होता है। दे वर्क फॉर 2 इयर्स। प्लीज रिमेंबर, वो 2 सालों के लिए कार्य करते हैं। प्लीज रिमेंबर, जर्मनी, ब्राजील, जापान एंड इंडिया। ठीक है, ये चारों अब अपनी दावेदारी पुश कर रहे हैं। ठीक है, एक और बात बता दूं यहाँ पे आगे चलते हुए, इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप का ऑफर मिला। प्लीज रिमेंबर, ऐसी बात नहीं इंडिया को केवल परमानेंट मेंबरशिप का ऑफर नहीं मिला था, बट द थिंग वाज कि उनको वीटो का ऑफर नहीं मिल रहा था, हमें वीटो की पावर नहीं मिल रही थी। तो वी वर लाइक, विदाउट वीटो व्हाट वी विल डू वाज परमानेंट मेंबरशिप। परमानेंट मेंबरशिप लेकर के अगर हमें वीटो पावर नहीं मिल रही तो करेंगे क्या उसका? तो ध्यान रखिए, पिछले वीक अलग अलग कंट्रीज ने, ठीक है, एक तो पहली चीज 76 सेशन हुआ यूएनजीए का। यहाँ पे G4 कंट्रीज ने कहा भाई देखो यूएनएससी को रिफॉर्म करने की जरूरत है, और इसके साथ में यूएस खड़ा हो गया, कुछ यूरोपियन कंट्रीज भी आई। ठीक है, और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि कैन बी रिमूव यूएस रशिया, कैन बी रिमूव रशिया from UNSC and give this Russian seat to India or someone else। क्या हम इस सीट को इंडिया या किसी और को दे सकते हैं क्या? ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि अभी जो 5 परमानेंट है, P5 कंट्रीज हैं, जो परमानेंट 5 कंट्रीज हैं, वो कौन कौन सी हैं? एक से दो नाम मैं आपको बता देता हूं। एक तो रशिया हो गई, ठीक है, दूसरा यूएसए हो गया, बाकी के 3 नाम आपको मुझे बताने। ठीक है, ऐसी बात नहीं मुझे पता नहीं है, ऑब्वियसली मुझे पता है, बट स्टिल आई विल डेफिनेटली मतलब रिकमेंड, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए ये 3 देश बचे हुए कौन से हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट कॉफी क्लब के बारे में भी जरूर पढ़िए, अगर पता है तो प्लीज कमेंट करिए कमेंट सेक्शन में कि व्हाट इज डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉफी क्लब। कॉफी क्लब से आप क्या समझते हैं? अगर आपको नहीं समझ में आता है तो प्लीज गूगल इट, नहीं उसके बावजूद नहीं मिलता तो टेलीग्राम पे रीच आउट कीजिए, या फिर मेरी पर्सनल आईडी पे भी मतलब आप रीच आउट कर सकते हैं @dprakash03। ठीक है, व्हाट्सएप भी कर सकते हो 8073041901 पे। प्लीज ये ध्यान रखिए, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ग्रुप ऑफ 4 G4 कंट्रीज की अगर मैं बात करता हूं तो ध्यान रखिए, ब्राजील, जर्मनी, इंडिया एंड जापान, इसमें 4 देश हैं। इसमें अभी भी कोई भी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। ध्यान रखना, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। ठीक है, दीज कंट्री आर सपोर्टिंग ईच अदर्स बिड फॉर परमानेंट मेंबरशिप ऑफ यूएनएससी। हाईलाइट्स की बता दूं G4 मीटिंग की, तो मुझे ज्वाइंट कमिटमेंट कहा गया है कि भाई देखो टेक्स्ट बेस्ड निगोशिएशन करेंगे हम लोग, है ना, ताकि रिफॉर्म मल्टीलैटरलिज्म हो सके। रिफॉर्म मल्टीलैटरलिज्म, ये ध्यान रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है जो चल रहा है आगे के दौरान। ठीक है, अभी दौरान मल्टीपोलर वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं, वी वांट टू रिफॉर्म the global institution so that it can accommodate multipolarism। ठीक है, they highlighted that the General Assembly
lacked transparency. ठीक है, they reiterated that their support for African countries, obviously African countries का support करेंगे हम लोग, enhancing the capacity of council to respond effectively to complex international peace and security. ठीक है, देखो एक चीज समझना है इसके बाद, व्हाट इज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी है क्या चीज, क्या बला है? established by UN Charter in 1945. 1945 में इसको स्टैब्लिश किया गया था. सिक्योरिटी काउंसिल हैज प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी of maintaining international peace and security. ठीक है, there are 5 permanent members: US, रशियन फेडरेशन, फ्रांस, चाइना एंड यूके. तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था. ठीक है, 5 मेंबर्स का नाम, तो यूएस हो गया, रशिया हो गया. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रांस, यूके एंड चाइना. प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा, इसमें जर्मनी पार्ट नहीं है. जर्मनी इज पार्ट ऑफ G4. प्लीज ध्यान रखिए, G4 का पार्ट जर्मनी है. प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा. ठीक है, नॉन परमानेंट मेंबर्स की अगर मैं बात करता हूं तो ध्यान रखिए, सिक्योरिटी काउंसिल में ये 2 साल के लिए चुने जाते हैं. ईच मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल हैज 1 वोट. एक वोट होता है. डिसीजन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल ऑन मैटर्स आर मेड बाय अफर्मेटिव वोट, यस और नो. ठीक है, अफर्मेटिव वोट से इसको मतलब देखा जाता है. 9 मेंबर्स इंक्लूडिंग कॉन्करिंग वोट्स ऑफ द परमानेंट मेंबर. ध्यान रखना, परमानेंट मेंबर में किसी एक ने भी वीटो लगा दी, दैट मीन्स उस मुद्दे को वहीं का वहीं खत्म कर दिया जाए. अदरवाइज उसका मैक्सिमम देखा जाता है कि भाई कितने वोट पड़ रहे हैं. ठीक है, इफ नो वोट फ्रॉम वन ऑफ द परमानेंट 5 मेंबर्स ब्लॉक्स द पैसेज ऑफ रिजोल्यूशन. ठीक है, सिंगल नो वोट, एक नो वोट मतलब इसको वीटो कहा जाता है. परमानेंट 5 मेंबर्स में से एक भी कंट्री ने अगर नो कह दिया तो भाई इसको वीटो लग जाता है. ठीक है, एनी मेंबर ऑफ यूएन व्हिच इज नॉट अ मेंबर ऑफ यूएनएससी में पार्टिसिपेट विदाउट वोट इन द डिस्कशन ऑफ एनी क्वेश्चन बिफोर द काउंसिल. आई होप ये क्रिस्टल क्लियर है. अब जो रिफॉर्म क्यों चाहिए यूएनएससी में, तो यूएन जो है एक लार्जर वर्ल्ड को रिफॉर्म मतलब रिप्रेजेंट करता है. स्टिल 5 देशों की कठपुतली बन गया है. हाउ इज इट पॉसिबल कि भाई 5 देशों को आप इंक्लूड करके बोल दो यही इंपॉर्टेंट है, ये दुनिया चलाएंगे. बेसिकली पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 की सिचुएशन को ये रिप्रेजेंट करता है, नॉट द करंट वर्ल्ड जहां पे बैलेंस ऑफ पावर चेंज हो रहा है. बैलेंस ऑफ पावर चेंज हो रहा है. अब देखो इंडिया परमानेंट मेंबरशिप क्यों मांग रहा है, इसे समझना. फॉर द फर्स्ट 40 years ऑफ यूएनएससी फॉर्मेशन, इंडिया नेवर आस्क्ड फॉर परमानेंट मेंबरशिप. पहले 40 साल तो उसने कुछ भी नहीं माना. ठीक है, बट अब इंडिया बोलता है देखो हमें परमानेंट प्लेस दो, क्योंकि 2-3 चीजें हैं. पहली चीज हमारी इकोनॉमी वर्ल्ड में 5th लार्जेस्ट हो चुकी है, पॉपुलेशन में हम 2nd लार्जेस्ट हैं, एंड वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन दिस वर्ल्ड, है ना. सो ऑब्वियसली वी शुड बी गिवन प्रायोरिटी, स्टेटस, रिकॉग्निशन. ठीक है, apart from that we have also contributed huge amount to UN peacekeeping forces. ध्यान रखना, UN peacekeeping forces में भी हमने बहुत सारा contribution दिया in form of sending our soldiers from time and now. ठीक है, India has become major player not only in Asia but also in the world. अब देखो जरूरत क्या है, देखो वीटो पावर होने से हम बहुत सारी नॉर्मस पावर कर सकते हैं. आप देखो चाइना के साथ क्या है, कोई भी देश जिसको डर है कि अमेरिका या कोई कंट्री उसके अगेंस्ट हो सकता है, वो अपोजिट खेमे को तुरंत अप्रोच करता है. चाइना के आगे ईरान, पाकिस्तान इतना झुकते हैं. क्यों झुकते हैं? कोई भी कंट्री ओपनली होकर चाइना के अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोलना चाहता, बिकॉज दे हैव अ वीटो पावर. Since 2009, India was trying to designate Masood Azhar as the global terrorist. आप सोचो अभी रिसेंटली एक और टेररिस्ट के नाम हमने प्रपोज किया था और चाइना ने उस पर वीटो कर दिया था, है ना. सोचो यूएस तक चाहता है कि इस टेररिस्ट को एज अ ग्लोबल टेररिस्ट अपॉइंट किया जाए. ठीक है, इंडिया का प्रेजेंस एज परमानेंट मेंबर विल एक्नॉलेज ऑफ इट्स राइज एज ग्लोबल पावर. ऑब्वियसली बात है, हमें जरूरत है क्योंकि हम बढ़ रहे हैं, हमें एक रिकॉग्निशन चाहिए. ठीक है, इसके बाद देखो इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन क्या चल रहे हैं. ग्रुप ऑफ नेशन स्टेट्स वर्किंग विद यूएन टू फर्दर रिफॉर्म एट यूएनएससी. ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन आईजीएन जो है ये कई सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर बना है. फॉर एग्जांपल अफ्रीकन यूनियन, G4 नेशन, यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस ग्रुप. ठीक है, इसके अलावा L69 ग्रुप ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, अरब लीग एंड कैरिबियन कम्युनिटी व्हिच इज आल्सो नोन एज कैरिकॉम. प्लीज ये ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है कैरिकॉम, इसके बारे में भी जरूर पढ़िए एक बार. चलिए अब आगे चलता हूं, मुझे लगता है आपको G4 समझ में आ गया. एशिया पैसिफिक यूनिट इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट. ठीक है, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट. इंडियन प्रेसिडेंसी ऑफ द प्रेस्टिजियस एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर 1 more year. इंडिया एक और साल के लिए एशियन पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का हेड बना रहेगा. और ये जो डिसीजन था यूनानिमसली लिया गया है, ध्यान रखिएगा, जनरल कॉन्फ्रेंस में इंस्टीट्यूट की
जो कि न्यू दिल्ली में हुई थी। ठीक है, अब देखो एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट के बारे में जरा जानते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, ये ध्यान रखिए 1977 बना था अंडर द एजीज ऑफ यूनेस्को, यूनेस्को के अंदर बना था। ठीक है, ये बेसिकली यूनिक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? रीजनल है। रीजनल कौन सा रीजन? एशिया पैसिफिक। इंटर गवर्नमेंटल, यहाँ गवर्नमेंट शामिल है इस ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, यूएन स्केप को हेड करती है और सर्विस करती है। ठीक है, इसके सेक्रेटेरिएट की बात करें कुआलालंपुर में है, और अभी जो गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया उसको होस्ट करती है। ठीक है, मैंडेट की बात करें तो ध्यान रखिए वाइब्रेंट एंड कोहेसिव इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बनाना है एनवायरमेंट इन द एशिया पैसिफिक रीजन थ्रू पॉलिसी एंड रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, इसके अलावा फाउंडिंग मेंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनिट, यूएनडीपी, यूनेस्को एंड एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन, एबीयू, इन्होंने तीनों ने, चारों ने मिलकर के इसको स्टैब्लिश किया था और इसको मूर्त रूप दिया था। ठीक है, हाउ हैज एआईडीबी प्रूव सिग्निफिकेंट इन कोविड-19 पैंडेमिक एरा? ठीक है, ये कोविड-19 पैंडेमिक एरा में कैसे इंपॉर्टेंट हो गई? ध्यान रखिए केप्ट मेंबर कंट्रीज कनेक्टेड ऑनलाइन ड्यूरिंग द पैंडेमिक एंड आल्सो maintained a constant dialogue on how media can mitigate the impact of it. ठीक है, the member countries were immensely benefited through sharing of information on the latest development in the medical field, positive stories of the COVID warriors, and most importantly countering fake news. I hope ये बहुत crystal clear statement है कि जब हम ब्रॉडकास्ट करते हैं, जब एक दूसरे के मतलब से सीखने की कोशिश करते हैं, इवन इंफॉर्मेशन शेयरिंग में भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं एक दूसरे से। फॉर एग्जाम्पल मेडिकल फील्ड में क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट है, पॉजिटिव स्टोरीज हैं, कौन से नुस्खे काम कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे हैं, फेक न्यूज क्या है और क्या सही न्यूज है। ठीक है, एनडीबी की बात करें तो ध्यान रखिए इसकी ट्रेनिंग कंटिन्यूड इट्स ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स इवन ड्यूरिंग लॉकडाउन। ठीक है, 34 training programs were conducted in 2021 alone, focusing on climate change, green tech, sustainable development, programming for children, training of journalists in cyber security journalism. ठीक है, अब देखो इसके आगे देखो दोस्तों, एक चीज समझना, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक लोन टू हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश ने लोन लिया एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब देखो दो बैंक्स हैं, एक है एशियन डेवलपमेंट बैंक और एक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, है ना। अब एक चीज आपको मुझे बतानी है, एक पेज पे लिख करके बताइए या फिर मतलब जैसे भी आप मुझे बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। ठीक है, दोनों के हेडक्वार्टर अलग अलग हैं, दोनों का पेरेंट बॉडी, एम, फंक्शनिंग सब कुछ अलग है। मतलब एक पूरा तरह से आईएमएफ को एम्यूलेट करता है और दूसरा उसको पूरी तरह से चैलेंज करने की कोशिश करता है। तो प्लीज ये ध्यान रखिएगा, दोनों ही दोनों ईस्ट में पावर को शिफ्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो प्लीज ये ध्यान रखिए कि आपको इसको दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, दोनों हेडक्वार्टर, पेरेंट, फंडिंग सब कुछ अलग है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में कहने मतलब था। ठीक है, अब ये देखो न्यूज क्या है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने $96.3 मिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन किया है टू प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड इंप्रूव वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन सर्विसेज इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। बेसिकली पानी की सप्लाई, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन पे काम करेंगे, है ना। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करो 1966 में बना था, 68 मेंबर्स हैं, 49 फ्रॉम द रीजन। ये कहाँ हेडक्वार्टर है? मनीला फिलीपींस में हेडक्वार्टर है। ठीक है, मनीला फिलीपींस में हेडक्वार्टर है। ठीक है, कमिटेड टू सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एशिया एंड पैसिफिक व्हाइल सस्टेनिंग इट्स एफर्ट्स टू इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी। ठीक है, 31 दिसंबर 2019 की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिए एडीबी में 5 लार्जेस्ट शेयर होल्डर हैं। सबसे बड़ा है एक तरह से आप कह सकते हैं जापान, जापान के पास कितना 15.6, यूएस के पास भी सेम उतना ही है। फिर पीआरसी, पब्लिक रिपब्लिक ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, इसमें 6.5 की शेयर होल्डिंग रखता है, इंडिया 6.3 की और ऑस्ट्रेलिया 5.8 की। प्लीज ये ध्यान रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है एडीबी। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज रिलेटेड टू फ्यूचर ऑफ कॉमनवेल्थ। देखो दोस्तों, अभी रिसेंटली रानी एलिजाबेथ जो थी, क्वीन एलिजाबेथ थी सेकंड, क्वीन एलिजाबेथ सेकंड, इनकी डेथ हो गई। ठीक है, और इंडिया में भी इनके लिए शोक सभा रखी गई थी। कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो झंडे को थोड़ा सा नीचे कर दिया गया था। ठीक है, इस बात को समझिए, क्वीन एलिजाबेथ की जो डेथ है, इससे एक पूरा एरा खत्म हो गया। देखोगे तो ब्रिटिश मोनार्की का, जहां पे एक टाइम पे कहा जाता था कि ब्रिटिश साम्राज्य में कभी भी सूर्य अस्त नहीं होता है। अगर एक जगह पे सूरज डूबा है, रात आई, दूसरी जगह सवेरा है। ठीक है, बट ऑल्सो टर्निंग पॉइंट फॉर 14 कॉमनवेल्थ रेल्म्स ऑफ विच शी वाज हेड ऑफ द स्टेट। ध्यान रखना, यहाँ पे 14 कॉमनवेल्थ के रेल्म थे जहां पे वो हेड ऑफ स्टेट आज भी कंसिडर की जाती थी। Several countries out of these 14 called to establish a republic and break free of the historical ties with the
ब्रिटिश मोनार्की, इसमें से 14 देशों ने, कई सारे देशों में ये रेल्म थी, और इनमें से 14 देशों ने स्पेसिफिकली कहा है कि देखो हम रिपब्लिक बनना चाहते हैं, वी डू नॉट एग्री टू कीप द ब्रिटिश मोनार्क एज हेड। ठीक है, तो हम अपनी कॉलोनियल लीगेसी को पीछे छोड़ना चाहते हैं। तो रिपब्लिक क्या है दोस्तों, मुझे आई होप बताने की जरूरत नहीं है, ऐसा जगह, ऐसा गवर्नमेंट का फॉर्म जहां पे सुप्रीम पावर इज हेल्ड बाय पीपल एंड देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट साहब होते हैं, दैट इज द फॉर्म ऑफ रिपब्लिक, जहां पे सुप्रीम लीडर, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट सिटीजन इज इलेक्टेड बाय पीपल देमसेल्व्स। ठीक है, ध्यान रखना ये डेमोक्रेसी नहीं, ये रिपब्लिक है। माइन्यूट फर्क है डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन, डेमोक्रेसी रिपब्लिक। और अगर आपको आता है तो प्लीज डू टेल इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, जरूर बताएं। दिस इज लाइकली दैट मोर नेशंस विल फॉलो इन द फुटस्टेप्स ऑफ बारबाडोस, है ना। बारबाडोस ने सबसे पहले इसमें कहा, 2021 में बारबाडोस 18th कंट्री बन गया जिसने साफ साफ बोल दिया देखो भाई ब्रिटिश मोनार्क को हम नहीं मानते, हम उनको अपना हेड नहीं बनाएंगे, और अब नेशनल गवर्नमेंट की फंक्शनरी से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ठीक है, कॉमनवेल्थ क्या है समझो, ए ग्रुप ऑफ 56 कंट्रीज मोस्टली ऑफ द फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनीज। ये लंदन डिक्लेरेशन के थ्रू स्टैब्लिश हुई थी 1949 में। ठीक है, अफ्रीका में लोकेटेड है, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया एंड पैसिफिक। ठीक है, मेनी ऑफ देम आर इमर्जिंग इकोनॉमीज एंड 3 यूरोपियन मेंबर्स ऑफ द ग्रुप आर साइप्रस, माल्टा एंड यूके। ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें आपके यूरोप से भी 3 लोग हैं, यूके, साइप्रस एंड माल्टा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट अफ्रीका, अमेरिका, एशिया एंड पैसिफिक है। अच्छा, मैं एक सवाल पूछता हूँ, इज कॉमनवेल्थ आर डज कॉमनवेल्थ ग्रुप इंक्लूड्स, एक मिनट मैं सवाल लिख ही देता हूँ, डज कॉमनवेल्थ ग्रुप include countries which were include the countries which were include only those countries which were once British colony, है ना। once, यहाँ only word ध्यान रखना है। ठीक है, once British colony, is it true कॉमनवेल्थ जो ग्रुप है उसमें केवल और केवल ब्रिटिश कॉलोनीज ही शामिल है ना। आर दे द ओनली कंट्रीज टू बी एस्टैब्लिश्ड और मतलब टू बी इंक्लूडेड इन द ग्रुप? माय डियर फ्रेंड्स, इसका आंसर है नो। अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि वो कौन सा देश है जो ब्रिटिश कॉलोनी नहीं था, स्टिल इट इज द पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ ग्रुप। वो अपनी मर्जी से आया, बाद में आया। ठीक है, बट ये ध्यान रखिए, एक देश ऐसा है, एक देश ऐसा अफ्रीकन कंट्री, मैं आपको हिंट देना चाहूंगा, जो ब्रिटिश कॉलोनी नहीं था येट इट इज द पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ। प्लीज ये ध्यान रखिए, डेवलप्ड नेशंस ऑफ कॉमनवेल्थ आर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड न्यूजीलैंड। ये 3 देश डेवलप्ड कंट्रीज में शामिल होते हैं अपार्ट फ्रॉम यूके। ठीक है, अब देखो रिपब्लिक्स एंड रेल्म्स की बात करें तो कॉमनवेल्थ में रिपब्लिक्स भी हैं, रेल्म्स भी है। जैसे इंडिया एक रिपब्लिक है, ध्यान रखना, एक इंडिया क्या है, रिपब्लिक है। और रेल्म मतलब जो कि आज भी क्वीन को अपना हेड मानते थे, क्वीन को अपना हेड मानते थे। यानी कि ब्रिटिश मोनार्क इज द हेड ऑफ द स्टेट फॉर द रेल्म्स, whereas republics are ruled by elected government except in the 5 countries, for example Brunei Darussalam, Eswatini, Lesotho, Malaysia and Tonga, each self governed monarchy। ठीक है, तो ध्यान रखना, बाकी यहाँ पे इन 5 कंट्रीज में यहाँ पे सेल्फ गवर्नड मोनार्की है। ठीक है, द रेल्म्स आर एंटीगुआ, बारबुदा, ऑस्ट्रेलिया, बहामास, बेलिज, कर्नाटका, ग्रेनाडा, जमैका, न्यूजीलैंड, पैपुआ न्यू गिनी, सेंट किट्स एंड नेविस, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडिन्स, है ना, सोलोमन आइलैंड्स एंड टुवालू। तो ये सारे सारे आपके रेल्म थे। इज इट क्लियर? अब देखिए कॉमनवेल्थ का रेलेवेंस क्या है आज की डेट में, तो आप देखो, एक तो पहले समझना कि मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी आज की डेट में की फैक्टर है। ठीक है, स्टेट्स बेसिकली अपने व्यू को रखते हैं वहां पे, अपने इंटरेस्ट एडवांस करते हैं, साथ साथ ग्लोबल नॉर्म्स को अफेक्ट कर रहे हैं। कॉमनवेल्थ भी एक ऐसा ही फोरम बन जाता है। मोनार्क इज द ओनली सिंबॉलिक हेड, ध्यान रखना, मोनार्क केवल सिंबॉलिक हेड है। फ्री वर्ल्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मोनार्क है मतलब कि भाई वो राजा हो गए, उनके पैर छूने या वही रूल तय करेंगे, नहीं, ही इज जस्ट अ सिंबॉलिक हेड। ध्यान रखिएगा, कॉमनवेल्थ वर्क यहाँ पे हम फ्री वर्ल्ड में करते हैं। थ्रू आउट हर रेन Queen Elizabeth played a crucial role in championing the organization and maintaining the group's relevance, regularly traveling to meet with the leaders of the Commonwealth nation across the world। ठीक है, तो she was doing that, but अब देशों का मन शायद नहीं है। ठीक है, इसके बाद एक थोड़ी सी ओल्ड न्यूज है, ओल्ड इन द सेंस बहुत रेगुलर आने वाली न्यूज है, क्वाड ग्रुपिंग से रिलेटेड। ठीक है, क्वाड ग्रुपिंग में 4 देश हैं, इंडिया, जापान, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है,
देखो एक चीज समझना, फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ द क्वाड मेट on the fringes of UNGA to sign humanitarian assistance and disaster relief partnership। ठीक है, तो ध्यान रखना इन्होंने पार्टनरशिप साइन की है, क्या नाम है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। ठीक है, क्वाड क्या है, बेसिकली 4 डेमोक्रेसीज का मिलन है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड जापान। स्टार्ट कब से हुआ था इसका, बेसिकली मोटो क्या है, फ्री, ओपन एंड प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक इंश्योर करना। पहली बार ये जो आइडिया था जापानीज पीएम शिंजो अबे ने 2007 में मूव किया था, बट एट दैट टाइम ऑस्ट्रेलिया वाज नॉट रेडी, इंडिया वाज स्केप्टिकल बट नॉट मतलब 100% रेडी। ठीक है, तो पीएम शिंजो अबे ने कहा था ऑस्ट्रेलिया बहुत लेट ज्वाइन किया है, 2017 में ज्वाइन किया है और इसको क्वाड्रिलेटरल कोलिशन बनाया गया। ठीक है, व्हाट आर अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया अंडर क्वाड एग्रीमेंट। तो ध्यान रखना इसमें हम काउंटर करना चाह रहे हैं चाइना को, क्योंकि चाइना का जो ट्रेड है काफी हद तक इंडियन ओशियन रूट से काफी ज्यादा होता है और मैरीटाइम चेक पॉइंट्स पे हम अपना कब्जा कर सकते हैं। कब्जा इन द सेंस हम एनेक्स नहीं करना चाहते बट अपने बेसिस जगह तक यहाँ तक बनाना चाहते हैं और जो पर्ल ऑफ स्ट्रिंग है इसको काउंटर करना चाहते हैं, पर्ल ऑफ स्ट्रिंग को काउंटर करना चाहते हैं। इज इट क्लियर, है ना? तो ध्यान रखिएगा, अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया विद क्वाड countries can check imperialist policies of China in Indian Ocean, ensure security and growth for all in region। तो इसको सागर इनिशिएटिव भी कहा जाता है, सागर इनिशिएटिव के थ्रू भी हम अपना लीड बनाना चाहते हैं। ठीक है, इंपीरियलिस्ट चाइना को रोकना चाहते हैं। इसके अलावा सागर स्कीम के तहत ही हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भी इस रीजन में बनना चाहते हैं, यहाँ पे भी ये क्वाड ग्रुपिंग हमारी हेल्प कर सकता है। इंडिया जो है एकदम सेंटर में है इंडो पैसिफिक के जियोपॉलिटिकल इमेजिनेशन पे और ब्रॉडर एशिया के विजन में फिट बैठता है। तो ध्यान रखिए इस कारण से भी इंडिया बहुत क्रूशियल रोल प्ले करेगा। जो क्वाड से रिलेटेड एक बहुत मेजर चैलेंज जो आता है वो है उसका अनडिफाइंड विजन। ठीक है, इश्यूज क्या क्या है समझो, अनडिफाइंड विजन इसका मतलब क्या है, देखो चारों देश साथ तो आए हैं, है ना, चारों देश साथ में तो आए बट कोई स्ट्रेटेजिक कॉमन डिफाइंड मिशन नहीं है इसका। ठीक है, बस कोऑपरेशन की बात करते हैं, कोऑपरेशन तो होता रहता है, नॉर्मल है। ठीक है, इसके अलावा मैरीटाइम डोमिनेंट है ये केवल। ठीक है, मैरीटाइम पे डोमिनेंट है। लैंड बॉर्डर का क्या, इंडिया एवर्जन ऑफ द अलायंस सिस्टम, इंडिया खुद भी एवर्जन रखता है अलायंस सिस्टम के प्रति। आप देखो इंडिया रिग का भी पार्ट है और क्वाड का भी पार्ट है, तो हाउ विल इट वर्क, हाउ विल इट वर्क। ठीक है, समझना इस बात को, है ना। अब वे फॉरवर्ड क्या है, बेटर एक्सप्लेन द इंडो पैसिफिक विजन इन ओवर आर्किंग फ्रेमवर्क विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवांसिंग एवरीवन इकोनॉमी एंड सिक्योरिटी। ठीक है, हमें बेसिकली एक इंडो पैसिफिक विजन बनाना चाहिए जो कि इकोनॉमिक और सिक्योरिटी इंटरेस्ट को केटर कर पाए दोनों सारे देशों के। ठीक है, इंडिया को साथ साथ इंडोनेशिया, सिंगापुर इस तरह कंट्रीज के लिए पिच करना चाहिए और इनको भी बुलाना चाहिए फ्यूचर में ज्वाइन करो इंडिया को। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव विजन और इंडो पैसिफिक डेवलप करना पड़ेगा जिसके कारण ये एडिएट कर पाएगा करंट एंड फ्यूचर मैरीटाइम चैलेंजेस को, अपनी आर्मी को कंसोलिडेट कर पाएगा, नॉन मिलिट्री टूल्स ले पाएगा, साथ ही साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स से भी इंटरेक्ट कर पाएगा। यस माय डियर फ्रेंड्स, विद दैट आई एंड दिस सेशन। आई होप यू हैव लव्ड इट। कुछ नया सीखा है, कुछ नया जाना है। इफ दैट इज द केस प्लीज फील फ्री टू मतलब लाइक शेयर सब्सक्राइब, जितना लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करोगे उतना ही हमारी हेल्प होगी। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। आई होप आप डेली कुछ नया नया सीख रहे हैं और हमें पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब आपको रिक्वेस्ट है, 500 सब्सक्राइबर हमें चाहिए, प्लीज हेल्प अस आउट। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय।